नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो में मात्र 10 मिनट के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और जरूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूले, ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सके। दिन भर के कारोबार के बाद सेंसेक्स 314 अंक बढ़कर 81,101 पर बंद हुआ। निफ्टी ने भी 95 अंकों की बढ़त दर्ज की और 24,869 के स्तर पर पहुंच गया। बैंकिंग इंडेक्स यानी निफ्टी बैंक हालांकि लगभग सपाट रहा और 54,216 के स्तर पर बंद हुआ। ब्रॉडर मार्केट यानी मिड कैप और स्मॉल कैप में भी हलचल रही। खासकर निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 103 अंक चढ़कर 57,464 तक पहुंचा, जिससे ये साफ हुआ कि छोटे और मझोले शेयरों में भी निवेशकों का भरोसा बना हुआ है। सेक्टोरल परफॉर्मेंस की बात करें तो आईटी, फार्मा और एफएमसीजी शेयरों में खरीदारों का रुझान साफ दिखा। वहीं रियलिटी, ऑयल एंड गैस और पीएससी इंडेक्स पर दबाव रहा और ये लाल निशान में बंद हुए। सबसे ज्यादा चर्चा इन्फोसिस की रही। बायबैक की खबर के बाद इन्फोसिस में शानदार तेजी दिखी और स्टॉक करीब 5% उछल गया। 11 सितंबर को तय होगा कि कंपनी बायबैक करेगी या नहीं, और अगर करेगी तो किस तरीके से। इसका असर पूरे आईटी सेक्टर पर पड़ा और निफ्टी आईटी इंडेक्स 3% की मजबूती के साथ बंद हुआ। विप्रो, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक और टीसीएस जैसे दिग्गज भी 2 से 3% तक चढ़े। ऑटो सेक्टर भी पीछे नहीं रहा। मारुति सुजुकी और आइकर मोटर्स जैसे स्टॉक्स में लगभग 1% की तेजी दिखी। कोटक महिंद्रा बैंक ने तो सबसे ज्यादा सरप्राइज किया। करीब 6,000 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील की खबर के बाद स्टॉक में शानदार रिकवरी देखने को मिली। हालांकि ट्रेंड पर दबाव जारी रहा। लगातार दूसरे दिन ये निफ्टी का सबसे कमजोर शेयर बना। नई पीढ़ी के स्टॉक्स यानी पेटीएम, नायका और डिलीवरी भी 2-3% टूट गए। रेलटेल आज चमकता सितारा साबित हुआ। 660 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलने के बाद स्टॉक करीब 6% उछल गया। प्राइम फोकस लगातार तीसरे दिन 10% की अपर सर्किट में बंद हुआ। इसी तरह वोल्टैम्प को भी ब्लॉक डील का फायदा मिला और शेयर 4% मजबूत हुआ। लेकिन हर जगह अच्छी खबरें नहीं रहीं। बिकाजी फूड पर दबाव देखने को मिला। ईडी द्वारा कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को समन भेजे जाने की खबर के बाद ये शेयर 2% गिरकर बंद हुआ। एशियन पेंट्स ने बड़ा निवेश प्लान घोषित किया है। कंपनी इंदौर प्लांट की क्षमता को बढ़ाने के लिए 2,000 करोड़ रुपए लगाएगी। इससे आने वाले समय में प्रोडक्शन बढ़ेगा, बिक्री में तेजी आएगी और मुनाफे पर भी सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। टाटा पावर और टाटा मोटर्स ने मिलकर मुंबई में पहला बड़े स्तर का ईवी चार्जिंग हब शुरू किया है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सबसे बड़ी दिक्कत चार्जिंग स्टेशन की कमी है। इस कदम से ईवी खरीदारों का भरोसा बढ़ेगा और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में तेजी आ सकती है। पिछले कई दिनों से लगातार दौड़ रहे सेमीकंडक्टर स्टॉक्स में आज तेज मुनाफा वसूली देखने को मिली। मार्केट में अक्सर ऐसा होता है कि किसी सेक्टर में बहुत तेजी के बाद अचानक बिकवाली शुरू हो जाती है, और यही आज सेमीकंडक्टर शेयरों में हुआ। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और एलियांस ने मिलकर नया रीइंश्योरेंस जॉइंट वेंचर शुरू किया है। इसमें दोनों की 50-50% की हिस्सेदारी होगी। रीइंश्योरेंस का मतलब है बड़े बड़े इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में रिस्क को आपस में बांटना। इससे दोनों कंपनियों को बड़े क्लाइंट्स और ज्यादा बिजनेस मिल सकता है। इसका मतलब है कि छोटे छोटे नए प्लेयर्स जैसे नावी और फ्लिपकार्ट, यूपीआई धीरे धीरे लोगों के बीच जगह बना रहे हैं। इसी वजह से शेयर पिछले कुछ दिनों से दबाव में है। पेटीएम की बात करें तो कंपनी पिछले क्वार्टर में मुनाफे में आ चुकी है, लेकिन एक बड़ी खबर ये है कि यूपीआई मार्केट में इसका हिस्सा लगातार गिर रहा है। पहले जहां गूगल पे, फोन पे और पेटीएम तीनों मिलकर 95% मार्केट शेयर रखते थे, वहीं अब ये घटकर 88% रह गया है। कोटक महिंद्रा बैंक पर भी कल फोकस रहेगा। जापान की सुमितोमो मित्सुई अपनी 1.65% हिस्सेदारी करीब 6,000 करोड़ रुपए में बेचने जा रही है। ये डील आज की क्लोजिंग प्राइस से लगभग 4% नीचे के रेट पर हो सकती है। अगर इतनी बड़ी ब्लॉक डील पर डिमांड सही नहीं रही तो शेयर पर दबाव बन सकता है। वैसे भी हाल के सालों में कोटक महिंद्रा बैंक की परफॉर्मेंस एचडीएफसी या आईसीआईसीआई जैसी बाकी प्राइवेट बैंकों से कमजोर रही है। अब बात करें उन कंपनियों की जिन पर एनालिस्ट्स ने सेलिंग की रेटिंग दी है। सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा, जहां ज्यादातर एनालिस्ट्स का मानना है कि इंटरनल इश्यूज की वजह से फिलहाल ये शेयर कमजोर है। इसके बाद विप्रो पर भी सेलिंग का दबाव है, क्योंकि आईटी सेक्टर पर भारत अमेरिका के हालात का असर पड़ सकता है। डॉक्टर रेड्डीज लैब्स पर मिले जुले रेटिंग है, लेकिन सेलिंग ज्यादा है। टेक महिंद्रा में भी ज्यादातर एनालिस्ट्स ने बेचने की सलाह दी है। हालांकि कुछ का मानना है कि इसमें 13% तक की रिकवरी भी हो सकती है।
एशियन पेंट्स की परफॉर्मेंस 2022-23 के बाद से कमज़ोर हुई है और यहाँ भी ज़्यादातर एनालिस्ट्स ने सेल रेटिंग दी है, लेकिन कुछ एनालिस्ट्स अब भी इसे लॉन्ग टर्म के लिए ठीक मान रहे हैं। रियल्टी सेक्टर की भी चर्चा हो रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबेरॉय रियल्टी और लोढ़ा जैसे बड़े स्टॉक्स हाल ही में बहुत ऊपर चले गए हैं और अब इनमें करेक्शन की संभावना है। दोस्तों, सरकार एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। खबरें आ रही हैं कि भारी उद्योग मंत्रालय कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सेक्टर के लिए करीब 13,000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव प्लान ला सकता है। इसका मकसद है लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और इंपोर्ट पर निर्भरता कम करना। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का मतलब है वो कंपनियां जो क्रेन्स, लोडर्स, सीमेंट मिक्सर, रोपवे जैसी मशीनें बनाती हैं। जब भी बड़े बड़े ब्रिज, डैम या टनल का काम होता है, इन्हीं मशीनों की ज़रूरत पड़ती है। सरकार चाहती है कि ये इक्विपमेंट भारत में ही ज़्यादा बने ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर तेज़ी से खड़ा हो सके। अगर ये स्कीम फाइनल हो जाती है तो एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट यानी एस जैसी कंपनियों को फ़ायदा हो सकता है। एस मोबाइल क्रेन्स और टावर क्रेन्स बनाने में खास काम करती है। अशोक लेलैंड भी इस रडार पर है क्योंकि ये कंपनी ट्रक और सीमेंट मिक्सर जैसे हेवी व्हीकल्स बनाती है जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काफ़ी काम आते हैं। लार्सन एंड टूब्रो यानी LNT तो वैसे भी लगभग हर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में मौजूद रहती है। इस तरह की इंसेंटिव स्कीम इसका बिजनेस और मजबूत कर सकती है। BEML भी इस लिस्ट में शामिल है। ये कंपनी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट, अंडरग्राउंड माइनिंग मशीन और रेलवे इक्विपमेंट बनाती है। सरकार का प्लान इस कंपनी की डिमांड को और बढ़ा सकता है। HCC भी ब्रिजेस, टनल्स और डैम जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में एक्टिव रहती है। ऐसे में कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सेक्टर के लिए इंसेंटिव मिलना इसके लिए भी पॉजिटिव हो सकता है। इसके अलावा संघवी मूवर्स, TIL और हर्क्यूलीज हॉइस्ट जैसी कंपनियां भी क्रेन्स और मटेरियल मूवमेंट से जुड़ा काम करती हैं। अगर सरकार का ये प्लान लागू हुआ तो इन कंपनियों पर भी निवेशकों की नज़र रहेगी। सरकार पहले भी सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए इस तरह की स्कीम ला चुकी है। अब कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सेक्टर को लेकर ऐसी ही तैयारी हो रही है, इसलिए आने वाले समय में इस सेक्टर पर सबकी नज़र बनी रहेगी। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने प्लान किया है कि अगले 1.5 से 2 साल में लगभग 2,000 करोड़ रुपए जुटाएगा, वो भी QIP के जरिए। इस तरीके से पैसा जुटाने पर डिस्काउंट बहुत कम रखा जाता है, जिससे शेयर में अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। बैंक की CEO ने भी कहा है कि मुश्किल वक्त अब पीछे छूट चुका है। अब 3 ऐसे शेयर जहां FIIs ने अगस्त महीने में अपना स्टेक बढ़ाया है, RDB इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर, इंज लेबोरेटरीज और गोल्डन इंटरनेशनल। बाकी मार्केट में जहां FIIs ने बिकवाली की, वहीं इन कंपनियों में उनकी दिलचस्पी बढ़ी है। सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज ने अपनी सब्सिडरी कंपनियों को मिलाकर एक बड़ा एमलगमेशन प्लान बनाया है। कंपनी के शेयर पिछले 6 महीने में 43% चढ़ चुके हैं और अब इस खबर से कल और तेजी देखने को मिल सकती है। एफएल इंडिया ने आज अपना ऑल टाइम हाई छुआ और पहली बार 2,000 रुपए से ऊपर बंद हुआ। ICICI सिक्योरिटीज ने इसे बाय रेटिंग देते हुए 2,280 का टारगेट प्राइस दिया है। रिन्यू टेक्नोलॉजीज को 12,252 करोड़ रुपए का नया प्रोजेक्ट मिला है। ये कंपनी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन का काम करती है और ये ऑर्डर उसके बिजनेस को मजबूती देगा। बजाज ऑटो ने अपने कई मोटरसाइकिल मॉडल्स की कीमतों में 24,000 रुपए तक की कटौती की है। अलग अलग मॉडल पर अलग अलग रेट से ये कटौती हुई है। हाल ही में ऑटो सेक्टर में GST सुधारों का फायदा भी देखने को मिल रहा है। स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी को 415 करोड़ रुपए का नया सोलर प्रोजेक्ट ऑर्डर मिला है। कंपनी भले ही पिछले सालों में कमजोर रही हो, लेकिन इस ऑर्डर से कल इसके शेयर चर्चा में रह सकते हैं। सुशील फेडिया के मुताबिक करीब 150 से 200 स्टॉक्स ऐसे हैं जो तेजी पकड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने खासतौर पर बाटा और दीपक नाइट्राइट का नाम लिया, जो पहले भी मल्टी बैगर रहे हैं और आने वाले सालों में फिर से कई गुना रिटर्न दे सकते हैं। बाटा अगले 3 से 4 सालों में 5 गुना तक बढ़ सकता है, जबकि दीपक नाइट्राइट कंसोलिडेशन के बाद दोबारा तेज रफ्तार पकड़ सकता है। इसके अलावा इंडस टावर्स में 60 से 70% और कोटक महिंद्रा बैंक में 2,450 रुपए तक जाने की उम्मीद जताई गई है। केडिया का साफ कहना है कि बड़ा पैसा तभी बनेगा जब निवेशक लंबी अवधि तक धैर्य रखें। सरकार की हाल की टैक्स और GST में राहत की घोषणाएं भी बाजार के लिए सकारात्मक संकेत हैं, क्योंकि इससे लोगों का खर्च और कंपनियों की ग्रोथ दोनों बढ़ सकती है। कोटक महिंद्रा बैंक को लेकर एक और बड़ी खबर है। जापानी बैंक सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन अपनी 1.65% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रहा है। ये डील करीब 6,166 करोड़ रुपए में हो सकती है और जुटाया गया पैसा यस बैंक में निवेश करने के लिए इस्तेमाल होगा। यस बैंक में SMBC पहले ही 20% हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान कर चुका है, जिसे RBI और CCI दोनों की मंजूरी मिल चुकी है। ये डील भारतीय बैंकिंग सेक्टर में अब तक के बड़े विदेशी निवेशों में से एक मानी जा रही है।
वोडाफोन आइडिया ने AGR बकाया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका डाली है। कंपनी का कहना है कि पुराने कैलकुलेशंस में कई गलतियां हुई, जिससे उनका बकाया गलत तरीके से बढ़ा दिया गया। फिलहाल वोडाफोन आइडिया पर करीब 2.09 लाख करोड़ का कर्ज है और कंपनी नई फंडिंग जुटाकर नेटवर्क विस्तार की कोशिश कर रही है। अर्बन कंपनी IPO कल से खुल रहा है। कंपनी 1900 करोड़ रुपए जुटाएगी और ग्रे मार्केट में पहले ही 34% प्रीमियम दिख रहा है। 2014 में अर्बन क्लैब के नाम से शुरू हुई ये कंपनी आज भारत की सबसे बड़ी होम और ब्यूटी सर्विसेज प्लेटफॉर्म बन चुकी है और अब UAE, सऊदी अरब और सिंगापुर में भी काम कर रही है। नैस्डैक लिस्टेड 8 को होल्डिंग्स ने निवेशकों को हैरान कर दिया। कंपनी का शेयर एक ही दिन में 30 गुना चढ़ा और इंट्राडे में 50 गुना तक पहुंच गया। कंपनी ने हाल ही में वर्ल्ड कॉइन प्रोजेक्ट में निवेश का ऐलान किया है, जिसे OpenAI के सैम ऑल्टमैन सपोर्ट कर रहे हैं। NHPC को लेकर CLSA ने बड़ा अनुमान लगाया है। उनका कहना है कि ये स्टॉक अगले 4 साल में दोगुना हो सकता है। हाइड्रो पावर और ग्रीन एनर्जी में तेजी, बड़े प्रोजेक्ट्स का पूरा होना और इंडस वाटर ट्रीटी जैसे फैक्टर्स कंपनी को लंबी अवधि में जबरदस्त फायदा पहुंचा सकते हैं।